हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ सर, सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बच्चों, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स डील कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा बच्चों वो है रिवेन्यू। सर लाइट नहीं है, ये लो लाइट ले लो। हाँ सर, अब सही है, वेरी गुड। रिवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट। तो अभी पहले हम लोग ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद आई होप सो कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाए बच्चों, देखा जाएगा, है कि नहीं। तो ये पहले हम लिख देते हैं रिवेन्यू किसको कहते हैं, व्हाट इज़ रिवेन्यू, ठीक है ना। रिवेन्यू किसको कहते हैं? हाँ सर, पहले बताइए रिवेन्यू क्या होता है। हम भी बहुत परेशान हैं सुन करके। हैं, तुम लोग सुने हो पहले ही? हाँ सर, पहले ही सुने, वेरी गुड। यानी तुम लोग अच्छे बच्चे हो। क्या बताएं सर, अच्छे तो बचपन से हैं। हाँ, तो कहा गया कि रिवेन्यू होता क्या है। तो कहा गया रिवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ओ, यानी अगर 10 रुपए का 1,00,000 साबुन मिल रहा है, 10 रुपए का लक्स साबुन छोटा वाला, और मैंने उसको 10 खरीदा, तो 10 × 10 100 रुपए हो गए। तो जो मैं रिसीव करता हूं इनफ्लो, पैसा जो मेरे पास आता है, उसी को मैं क्या कहूंगा? रिवेन्यू। ग्रॉस इनफ्लो, टोटल जो मैंने पैसा रिसीव किया, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, वो कैश या तो मिले, ठीक है, या तो वो रिसीवेबल हो, मतलब सर हो सकता है बाद में मिले, तो इसका कैश रिसीव भी हो सकता है और हो सकता है बाद में मिले, तो रिवेन्यू हम उसको भी कहेंगे जो मिलेगा या बाद में मिलेगा। और अदर कंसिडरेशन, हाँ सर, बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये बच्चा, जो हम लोग पैसा जो रिसीव करेंगे, या तो हमको फॉरेन कैश में मिल जाएगा, या तो रिसीवेबल होगा, या तो कोई उसके बदले अदर कंसिडरेशन जो है अराइज होगा, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज of the enterprise from the sale of goods। जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उसको लिखो। हाँ सर, ऑफ गुड्स, अभी सब मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ कर दें, सही रहेगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर्स एंटरप्राइज रिसोर्सेज yielding interest dividend etc। अरे सर, पोथा, हाँ ये है पोथा। अच्छा, पहले एग्जांपल भी दे ले। तो सर हमको क्या पोथा पढ़ना है? अरे नालायक, बस लिखो, ठीक है ना। ये फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि आप लोग जब स्कूल में जाएंगे तो आपसे नोट्स मांगा जाएगा, तो आप नोट्स पे क्या दिखाएंगे सामने वाले को, है ना, ठीक है ना। तो कभी कभी जो है हम लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर लिखें और लिख के समझ आए तो मज़ा ही कुछ और है, कभी भूलेगा नहीं। तो कहानी बस इसलिए लिखी जाती है, वरना तुरंत तो याद रहेगा और बाद में हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो गुड हुआ, रेंट हुआ, कमीशन एटसेट्रा। तो बच्चों, अगर बात की जाए रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू होगा क्या? तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे रिवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरिंग अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। यानी जो हमको पैसा मिलेगा तुरंत, या तो मुझको रिसीवेबल होगा, किसके बदले हमको मिलेगा? मैंने कोई चीज दिया होगा सामने वाले को, तभी ना मुझको मिलेगा। अदर कंसिडरिंग अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ
ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो हम लोग डेली बेसिस पे जो हम करते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब बच्चों जो हम लोग बिजनेस करते हैं ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेंडिंग सर्विसेज, या तो मैंने गुड्स को सेल किया होगा या तो मैंने सर्विसेज दी होगी, एंड फ्रॉम द यूज ऑफ अदर इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, या तो होता नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे का रिसोर्सेज यूज करते हैं उसके बदले हम पैसा जो है सामने वाले को देते हैं, है ना। कभी कभी जैसे हम एक शादी होगी ना तुम्हारी, हाँ सर शादी होगी, तो देखना वहाँ पर तुम जब गाड़ी लेने जाओगे, गाड़ी जब जाओगी बारात लेकर के जाओगे, हाँ सर बारात भी लेकर के जाएंगे, तो नालायक अभी कोरोना चल रहा है, अभी शादी मत करना वरना बारात लेकर के नहीं जा सकते हो, हाँ सर समझ में आ गया। तो वहाँ पर जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो तुम जब ले करके जब जाओगे अपने दोस्तों को बारात में, तो गाड़ी करनी पड़ेगी बुक, तो बुक गाड़ी करने के लिए तुमको क्या उसको देना पड़ेगा, सामने वाले को रिसोर्सेज देना पड़ेगा। तो सामने वाले के रिसोर्सेज को तुम यूज़ कर रहे हो, उसके रिसोर्सेज को तुम यूज़ कर रहे हो, और उसके बदले उसको क्या तुम पेड करोगे, उसको पैसा दोगे, ठीक है ना। अच्छा, सामने वाले को हो सकता है इंटरेस्ट करो, डिविडेंड पेड करो, कुछ भी हो, हम लोग पे करें रिसीव करें, एक्चुअल में ये है क्या, जो सामने वाला जो रिसीव करेगा, जिसके हाथ में पैसा आएगा वही क्या है, रिवेन्यू, ग्रॉस, जो पैसा मेरे हाथ में रिसीव हो या रिसीवेबल हो, किसके बदले, जो हम लोग देते हैं अपनी जो डेली बेसिस पे हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं, या तो हम गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स करेंगे या तो सर्विस को रेंडर करेंगे, ठीक है ना। और ये सब कैसे करेंगे, फ्रॉम द यूज बाय अदर एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें बच्चों, ये सारी की सारी चीजें हमको क्या बताती हैं, यही रिवेन्यू होती हैं। सिंपल सा फंडा, अगर कोई पूछे रिवेन्यू क्या है तो कह देना जो ग्रॉस अमाउंट हम लोग रिसीव करते हैं, अपने हाथ में रिसीव हो या रिसीवेबल हो, हम उसको क्या कह देंगे, रिवेन्यू कह देंगे। समझ में आया। तो हमको कहाँ से पैसा मिल सकता है, हाँ सर, या तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दे करके पैसा हम लोग रिसीव कर सकते हैं, या तुरंत करेंगे या बाद में करेंगे, या तो हम सर्विस दे करके या तो तुरंत करेंगे या तो बाद में करेंगे, या तो सामने वाले का जो है, सामने वाले को मैं अपना रिसोर्सेज दे करके वहाँ पैसा तुरंत रिसीव करूंगा या बाद में रिसीव करूंगा। अब वो कैसा हो सकता है, वो यील्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा, बहुत तरीके से वो आपको रिसीव हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको जो रिसीव हो वही रिवेन्यू है, जो आपको पैसा मिले। समझ में आया रिवेन्यू क्या होता है, हाँ सर समझ में आ गया। तो मैंने कहा रिवेन्यू कहाँ से आता है, 3 जगह से आता है नॉर्मली। पहला क्या बताएंगे आप, जल्दी बताइए। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग गुड्स अपना सेल करते हैं वहां से पैसा रिसीव करेंगे। नंबर 2, जल्दी बताइए नंबर 2 क्या था, हाँ सर नंबर 2 पे हम लोग अपना सर्विस रेंडर करते हैं, वहां से मिल सकता है। नंबर 3, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं सामने वाले को मैं देता हूँ यूज करने के लिए, उसके बदले मुझको पैसा मिल जाता है। ये सभी की सभी क्या है, यहाँ से जो मुझको पैसा मिलेगा वो सब क्या है, रिवेन्यू। हाँ सर समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन एटसेट्रा, जो भी हम लोग रिसीव करते हैं वो सब क्या है, रिवेन्यू है। ओ ये बात है सर, और कुछ बताइए ना इसके बारे में। मैंने कहा बच्चों के सामने सर की एक ना चली है कि नहीं, मेरा दिल जो है बच्चों से खुशी के मारे झूम उठा। बच्चे कितने पढ़ने में तेज हैं। हाँ सर हम लोग तेज हैं, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तारीफ़ की। नालायक, जब पढ़ोगे तो हर कोई तारीफ़ करेगा। ओ सर ये बात है। तो रिवेन्यू डिफरेंट फ्रॉम इनकम। बच्चों रिवेन्यू जो होता है ना वो इनकम से अलग होता है। रिवेन्यू अलग चीज़ होती है, इनकम अलग चीज़ होता है। हैं सर वो कैसे, आओ देखते हैं। जैसे सेल्स, अब रिवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, अभी हम देखते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं इज रिवेन्यू। तो जो मेरे पास पैसा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। जो पैसा ग्रॉस अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं वो क्या है, रिवेन्यू है। हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा सर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर ये क्या होता है। अरे नालायक, जब कोई चीज़ बेचते हैं हम लोग तो उसका कॉस्ट भी तो कुछ होता है। हाँ सर उसका कॉस्ट भी होता है। इज एन एक्सपेंसेस। ओ कहने का मतलब जो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज करते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो रिवेन्यू क्या होता है, जो हम रिसीव करते हैं, और जो मैंने गुड्स या सर्विसेज बेचा उसके लिए हमको कुछ कॉस्ट भी तो लगा होगा ना। मैंने गुड्स एंड सर्विसेज सामने वालों को रेंडर किया तो कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन बेचा, ये 10,000 का कह रहे हैं, सॉरी ये 10 रुपये का पेन है, मैंने इसको 8 रुपये में खरीदा तो होगा, ये एक्सपेंसेस है मेरा इसके ऊपर। तो 8 रुपये खरीदा था और 10 रुपये में बेचा, तो 10 रुपये मेरा रिवेन्यू है और 8 रुपये इसका क्या है, एक्सपेंस है। उसी तरीके से जब हम सर्विस देते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरे वहाँ आकर के कोचिंग करते हैं, कोचिंग क्लास करते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा कि भैया मेरी फीस जो है 15,000 रुपये है एक सब्जेक्ट की, ठीक है ना। अब 15,000 रुपये में तो आपको क्या लगता है 15,000 मैंने रिसीव किया पूरा रिवेन्यू है, नहीं, मेरे कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे ना। हाँ सर खर्चे तो हुए होते हैं। कौन से खर्चे होंगे, लाइट का खर्चा, बोर्ड का खर्चा, इंक का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो मेरे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो कहा गया कि अगर हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दे बच्चों, तो द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंस इज एन इनकम। ओ ये बात है। हाँ तो मैं कह सकता हूं द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड
रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज इनकम। ओ हाँ सर, बात समझ में आ गई। रिवेन्यू डिफरेंट होता है इनकम से। जैसे हम सेल ऑफ गुड्स करते तो सर्विस करते तो रिवेन्यू मिलता है, उसके ऊपर जो खर्चे तो एक्सपेंस होता है, रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते तो क्या आता है, इनकम आता है। तो इसका एक फार्मूला कितना प्यारा सा बन गया है कि नहीं, इतना बेकार सा फार्मूला आप लोगों को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इनकम कोई पूछे क्या होता है तो कहना अबे पूछा भी तो क्या पूछा है, इतनी छोटी सी चीज हमको बच्चा समझ रखे हो। रिवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं ना तो क्या जाता है, हाँ सर कह देना, तब तुरंत इनकम आ जाता है। ओ याद रहेगा ना बच्चों। हाँ सर आप फोटो बना रहे हैं, फोटो बनाइए, बिना फोटो को हमको और अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकता है। मैंने कहा ये लो बच्चों, ठीक है ना, बस डिमांड करो आप लोग, हम सब समझते हैं। ये है बिजनेस, हाँ सर बिजनेस है, ठीक है ना। अच्छा बिजनेस सामने वाले को क्या दे सकता है, जैसे ये क्या कर सकता है, ये गुड्स दे सकता है, गुड्स बेच सकता है, ये अपनी सर्विस को दे सकता है, ये अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए किसी को दे सकता है। अच्छा, इसके बदले ये सामने वाला इसको क्या देगा सर, इसके बदले सामने वाला इसको या तो तुरंत पेमेंट करेगा, इमीडिएटली ऑन स्पॉट पेमेंट करेगा, या तो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। क्या करेगा, कब करेगा, कहेगा बाद में देंगे, दोनों हो सकता है। तो दोनों को रिवेन्यू कहा गया, रिवेन्यू दोनों को कहा गया, बाद में देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, इसके बदले इसको मुझको पैसा रिसीव हुआ, वो है रिवेन्यू। अच्छा सर वो तो रिवेन्यू है। अच्छा एक्सपेंसेस क्या है, तो मैंने इस गुड्स को और सर्विस और रिसोर्सेज को यहाँ पर मैंने कुछ इनके ऊपर खर्चे तो किए होंगे, हाँ सर खर्चे जो किए उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस। तो सर इनकम क्या हुआ, तो बच्चों ये जो पैसा मिला ये था रिवेन्यू, ये जो पैसा मिला ये था रिवेन्यू। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, ये रिवेन्यू था, ये जो था ये था खर्चा। तो इनकम मेरा क्या हुआ, यानी बिजनेस का इनकम क्या हुआ, तो बिजनेस क्या कहेगा, कहेगा भैया रिवेन्यू मेरी इनकम इतनी है और एक्सपेंसेस मेरे इतने हैं। 10 रुपये मेरा रिवेन्यू है और एक्सपेंसेस पे 8 रुपये है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 रुपये। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। क्लियर हुआ, हाँ सर बात समझ में आ गई, अब समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। तो ये होता है बेटा रिवेन्यू। हाँ सर आगे बढ़िए, वेरी गुड। सर आपने रिवेन्यू बता दी, अब एक्सपेंसेस तो बताइए। मैंने कहा बच्चों के सामने मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ने में बहुत ही तेज हैं। वो सब खुद कह रहे हैं कि सर पढ़ाइए, इसलिए मेरा पढ़ाने का दिल कर रहा है, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा बच्चों, एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। हमने एक्सपेंसेस पीछे बता दिया है, फिर भी उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है, तो कहा गया एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred, oh my god, expenses is the cost incurred for generating revenue। oh ये बात है, यानी हम एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, ताकि मुझको वहां से क्या जनरेट करना है, रिवेन्यू जनरेट करना है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, ये कॉस्ट होता है जो इंकर्ड किया जाता है इनकम को जनरेट करने के लिए। बिना इसके हम कैसे जनरेट करेंगे भैया, बिना खर्चा किए हम पैसा कहाँ कमाएंगे, कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन और हम अगर समझ लें, कहा गया एक्सपेंसेस इज अ मॉनेटरी मेजर, monetary measures of inputs or resources consumed। बात वही है बच्चों, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। कंज्यूम्ड कह रहा है एक्सपेंसेस जो है ये मॉनेटरी मेजरमेंट है, मींस हम लोग एक्सपेंसेस जब करते हैं तो पैसे नहीं करते हैं ना, हाँ सर पैसे में करते हैं। तो कहा गया कि हम जो इनपुट जो हम लोग कंज्यूम, जो हम लोग खरीदते हैं सामने वाले से, उससे हम उसको हम कंज्यूम करें, तो इनपुट के ऊपर जो मेरा खर्चा जो हो रहा है, जो मैं पैसा दे रहा हूँ, वो क्या होता है, किस टर्म में होता है, मॉनेटरी टर्म में होता है। या तो हम लोग तुरंत करते हैं या तो सामने वाले को बाद में देने की बात करते हैं, लेकिन वो खर्चा है बच्चों, याद रखिएगा। हम तुरंत खर्चा पेमेंट करें या उसको बाद में देने की बात करें, वो एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है ना। तो कहा गया ऑल पेमेंट, क्या कहा गया बच्चों, कहा गया ऑल पेमेंट्स मेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज आर नोन एज एक्सपेंसेस। बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी खर्चे हम लोग करते हैं, उसी खर्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देख लीजिए ताकि वो भी पता रहे। सैलरी, वेजेस, रेंट, हम लोग जो पेड करते हैं या पेड करने वाले होते हैं, खर्चा हो जाता है,
खर्चा होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पेड करेंगे तभी हम खर्चा कहेंगे। अकाउंट्स में हम लोग एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी या तो हम खर्चा तुरंत पेमेंट करें, खर्चा हो गया और तुरंत दे दें, या तो खर्चा हो गया वो बाद में देंगे, दोनों को ही खर्चा माना जाता है। अच्छा सर ये बात है, हाँ सर चलो वो बाद में हम बात बताएंगे। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई ना? सर फोटो बनाइए ना। मैंने कहा चलो तुम सब भूल जाओगे, ये फोटो नहीं भूलोगे, इसलिए बच्चों फोटो जरूर याद रखना, मतलब फोटो को किसी कीमत पे मत भूलना। हाँ सर समझ में आ गया। सर ये सब क्या बना रहे हैं आप? चलो एग्जाम्पल जो है, ये बिजनेस है, बिजनेस जो है इनसे इस मजदूर आया, मजदूर ने इसके वहाँ काम किया, ठीक है ना, तो इसके बदले इसने क्या किया, इसके बदले खर्चा, इसने कैसे इसको पेड किया या बाद में देने का बात कर रहे हैं, बाद में देंगे, दोनों चीज़ हो सकती है। यानी इसने काम कर लिया, ये एक्सपेंसेस हो गया। उसी तरीके से ये बंदा ये पढ़ा लिखा है, इसको भी काम कर लिया, इसको हमको सैलरी देना है, तो ये सैलरी भी क्या है, एक्सपेंसेस है। ये लैंडलॉर्ड है, इसके वहाँ बिजनेस जो है रेंट पे इसका रूम लिया हुआ है, तो इसको भी क्या देना, रेंट देना, ये भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। इसी तरीके से जो भी बिजनेस एक्सपेंस करता है, जो भी बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्टिविटी जो भी होती है बिजनेस की, उसको रन करने के लिए जो भी खर्चे करता है वो सब के सब कौन है, वो सब के सब क्या है, एक्सपेंस है। तो देखिए ऑल पेमेंट मेड टू कैरी और बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए जो भी हम लोग करते हैं आर नोन एज एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस रेंट। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब एक उसमें था रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट क्या होता है सर जी? तो बच्चों मेरा जो अब पॉइंट है वो है रिसिप्ट। क्या है? रिसिप्ट। ओ माय गॉड, अब ये रिसिप्ट क्या होता है? अरे जो हम रिसीव करते हैं वो रिसिप्ट है सर, जो रिसीव करते हैं वो रिसिप्ट है। हाँ आओ देखते हैं क्या है ये। कहा गया एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। सर यानी हम लोगों ने जो सोचा था वही हुआ। अरे तुम लोग हीरो हो। हाँ, इन द बिजनेस। ओ माय गॉड, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इन द बिजनेस इंटरप्राइज may be of capital और revenue in nature। ओहो सर ये क्या है, कैपिटल और रिवेन्यू नेचर? बच्चों इसके बारे में हम चर्चा अभी आगे करने वाले हैं कि रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल नेचर रिसिप्ट क्या होता है। एक सिंपल टर्म में बताता हूँ। रिवेन्यू का मतलब अगर मैं बोलूँ एक सिंपल वर्ड में, तो रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट जो बार बार हो, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट जो कभी कभी हो। बस रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट जो बार बार हो रिकरिंग नेचर का होता है, और कैपिटल नेचर का रिसिप्ट जो है कभी कभी होता है। ओ ये बात है सर, हाँ वेरी गुड। चलो तो हम लोग बात पहले किसकी करें सर? सर पहले आपने कैपिटल लिखा है तो आप कैपिटल की ही बात करिए। तो मैंने कहा चलो बच्चे इतना प्यारे हैं कि मैं क्या बताऊं। चलिए तो हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। किसकी बात करें? कैपिटल रिसिप्ट की या इनकम। कैपिटल रिसिप्ट कहिए या इनकम कहिए, जो आपका दिल करे वो कहिए। आपका नाम मोहन सोहन है, मुझसे क्या है कि नहीं? घर में पता नहीं लोग किसके नाम से बुलाते हैं। तो कहा गया आर द इनकम कैपिटल लेटर में लिखा गया बच्चों, इनकम आर द receipts which arises out of exceptional or extraordinary transaction of the business। ओ ये क्या है सर? and are generally, किस नेचर का होगा बच्चों जल्दी बताओ, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, नॉन रिकरिंग नेचर। किस नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग इन नेचर। अच्छा एग्जाम्पल एक दे देते हैं तब इसको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोपराइटर या पार्टनर।
ठीक है, या हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर। बच्चों पहले बता दूं ये रिसिप्ट है क्या, जो हम लोग पैसा जो रिसीव करते हैं। तो पैसा जो रिसीव होता है, तो मैंने पहले बताया कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट एक सिंपल टर्म है जो आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार ना हो, कभी कभी हो। तो जैसे कहा गया कि आर द रिसिप्ट विच गिव आउट ऑफ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन होता है। मतलब जो हम लोग लेन देन करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे हम गुड्स डेली बेचते हैं, सर्विस अपना बेचते हैं डेली, इसके अलावा वहाँ पर भी हम लोग रिसीव करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, जो कभी कभी ये होता है। ये इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का है। जैसे मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कोई प्रोप्राइटर हुआ या पार्टनर हुआ या कंपनी होती है तो शेयर्स ऑफ इशू करती है। तो ये सब बच्चों कभी कभी होता है, हमेशा थोड़ी होता है, हर दिन ट्रांजेक्शन थोड़ी होता है, हर दिन बिजनेस में लोग पैसा थोड़ी ना डालेंगे, हर दिन बिजनेस थोड़ी रिसीव करेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन बच्चों जो कभी कभी होता है, कभी कभी जो रिसीप्ट मिलती है, रिसिप्ट मतलब जो पैसा रिसीव करता है बिजनेस, जो बिजनेस पैसा रिसीव करता है कभी कभी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। ये बिजनेस है और ये प्रोप्राइटर्स हैं। अगर सिंगल बंदा है तो यहाँ ये रिसीव करेगा। तो मैंने कहा ये इंट्रोड्यूस किया, ये प्रोप्राइटर है, इसने इंट्रोड्यूस किया पैसा, ये भी कभी कभी, हमेशा थोड़ी ना करेगा, बिजनेस में कभी एडिशनल कैपिटल लगाना होता है तो करता है, या तो स्टार्टिंग बिजनेस करता है तब पैसा लगाता है ना। उसी तरीके से दो पार्टनर हुए तब भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पार्टनर्स हो गए तब भी करेंगे, कंपनी बहुत सारे लोग होंगे तो इशू ऑफ शेयर्स होगा, तो भी हमेशा थोड़ी ना इशू ऑफ शेयर्स होता है। तो ये पैसा हमको कभी कभी रिसिप्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कौन सा रिसिप्ट कहते हैं बच्चों, हाँ सर, इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है वो तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। सर हम लोग पहले से ही जानते हैं, हाँ चलिए बताते हैं सर, हम लोग क्या पहले से जानते हैं। बच्चों आप लोग इतना तो जानते हैं, आपके वहाँ जो दुकानदार बैठा रहता है, बेचता है आपको सारी चीज़ें, वो कभी सोचा है आपको क्या बेचता है वो। हाँ सर, हमेशा हम तो सोचते रहते हैं, वो हम जाते हैं वहाँ पर तो हमको वहाँ पर वो हर चीज़ें देता है, जो जो चीज़ हम उससे डिमांड करते हैं। वेरी गुड, तो वही तो है बच्चों, उसी को मैंने क्या कह दिया, रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहा, वो जो पैसा रिसीव करता है बच्चों, वो कौन सा रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट। ओ ये बात है, हाँ रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम, वो इनकम जो हमको रेगुलर बेसिस पे हो, ठीक है ना। सर क्या होता है ये, तो आइए देखते हैं। कहा गया कि दे आर दोज इनकम, they are those income which arises out of डे टू डे, यानी रेकरिंग नेचर का होगा, डे टू डे, डेली बेसिस पे हम जो वहां से अर्न करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, एंड विच आर जनरली रिकरिंग इन नेचर। वो किस नेचर का होता है बच्चों, हाँ वेरी गुड, रिकरिंग इन नेचर। अब रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, जो बार बार हो। ये किस नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है ना, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन पे हमको बिजनेस जो है रिसीव करता रहता है, ठीक है ना। हाँ सर बात समझ में आ रही है हमको, ठीक है सर। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, अगर एग्जाम्पल दे देते तो दिल खुश हो जाता। मैंने कहा बच्चों तुमने जान मांगा होता, लेकिन अफसोस मैं देता नहीं, एक ही तो जान है कि नहीं। हाँ सर समझ में आ रहा हमको। कैश सेल्स हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ। अब बताइए हम लोग कैश सेल्स करते हैं या डेटर से, डेटर कौन होता है, जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं, जब वो पैसा देता है तो उसको कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है ना। हाँ सर, या सेल ऑफ स्क्रैप हुआ, मेरे पास स्क्रैप हमेशा बचा हुआ रहता है कि नहीं। सेल ऑफ स्क्रैप देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे घर आता है वो पेपर आता है तो हम लोग उसको बेच भी देते हैं ना। तो ये तो हमेशा होता रहता है, हरदम बेचना रहता है, या कोई भी चीज़ पुरानी चीज़ पड़ी होती है हम लोग बेचते रहते हैं बार बार चीज़। अगर उसी तरह बिजनेस में कुछ चीज़ पुरानी बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है तो रेकरिंग नेचर पे होता है, ये बार बार होता है कि नहीं। हाँ सर, तो कैश सेल्स यहाँ पर भी तुरंत रिसीव होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहाँ पर ही मुझको रिसीव हो रहा है, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब डेली बेसिस रेकरिंग नेचर का होता है ये सब। उसी तरीके से बच्चों और क्या होता है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ये भी हम लोग डेली हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते हैं। डिस्काउंट रिसीव करें, और क्या रिसीव करें, कमीशन रिसीव करें,
क्या रिसीव करें, कमीशन रिसीव करें, और क्या रिसीव करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग रिसीव करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? जब मेरे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट जो हम लोग जब एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो दूसरी जगह पे हम लोग पैसा लगा देते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो पैसा मेरे पास है, एक्स्ट्रा पैसा जो पड़ा हुआ उसको दूसरी जगह मैंने लगा दिया, वही इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, डिविडेंट हम लोग रिसीव करें। अब ये सर डिविडेंट क्या होता है बच्चों? डिविडेंट होता है जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में जब जाएंगे तो कंपनी में हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो वहाँ जो मुझको प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसको किस नाम से जाना जाएगा? शेयर होल्डर उसको किस नाम से जानेंगे? डिविडेंड के नाम से जानेंगे। अच्छा, तो डिविडेंड रिसीव हुआ, ये सब किस बार बार ये रिसीव होता है, ऐसा थोड़ी ना कि एक बार रिसीव हो गया दोबारा रिसीव नहीं होने वाला है, ये रिकरिंग नेचर का होता है। रेंट रिसीव मैंने किया, आप किसी के घर में रहते हैं तो एक बार रेंट दे दिया ज़िंदगी भर के लिए माफ़ हो जाएगा क्या? नहीं सर, हमेशा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मार के तुमको निकाल देगा घर से बाहर। हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो ये किस नेचर का होता है? रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद चलिए इतना बहुत है। एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो आपके कहाँ से निकलेगा धुआं, कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, इतना ज़्यादा हम कहाँ से करेंगे। वेरी गुड, तो बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये था आपका रिसिप्ट। तो रिसिप्ट दो तरीके का था, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर रिसिप्ट क्या था? जो कभी कभी होता है। और रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट क्या होता है? जो हमेशा रिकरिंग नेचर का हो, जो बार बार बिजनेस में होता रहता है, जो हम पैसा रिसीव करते हैं रिकरिंग नेचर में, ठीक है ना। हाँ सर, चलिए अब आगे बढ़िए। वेरी गुड बच्चों, मेरा इस बार जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। एक्सपेंडिचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सपेंडिचर है सर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अरे यार तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो। अरे सर, बचपन से तेज हैं, हमारी काबिलियत तो आप ही नहीं जाना। वेरी गुड। तो एक्सपेंडिचर का मतलब देखो क्या होता है? ऑल पेमेंट्स, कहा गया ऑल पेमेंट्स मेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज are known as expenses चलो ये बात तो समझ में आ गई। जो हम लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, और क्या होता है सर? और कुछ बताइए। मैंने कहा ठीक है, तो कहा गया एक्सपेंसेस आर द अमाउंट। एक्सपेंसेस वो अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है सर? जो क्या करता है? स्पेंट बाई द बिजनेसमैन टू अर्न रिवेन्यू और इनकम है सर। रिवेन्यू और इनकम, अरे गधा, रिवेन्यू के बाद जो पैसा रिसीव करेगा टोटल उसको रिवेन्यू कहते हैं, और इनकम होता है जो रिवेन्यू में से हम लोग माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस, तब निकल कर आता है इनकम, ठीक है ना। हाँ सर, समझ में आ गया। तो इसको कह रहा है इनकम जनरेट के लिए जो खर्चा करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। ओ ये बात है। हाँ, और बताइए सर कुछ। तो मैंने कहा ये लो, बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, एक्सपेंडिचर आर कॉस्ट है। ये क्या होता है? कॉस्ट, नालायक। जो सामान तुम लोग बेचते हो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है ना। सर हम लोग कहाँ सामान बेचते हैं? अरे समझ जाओ, थोड़ी देर के लिए दुकानदार बन जाओ ना। हाँ, तो कहा गया एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इंकर्ड इन acquiring assets or services in the form of outflow, अंडरलाइन करें आउटफ्लो, ठीक है ना। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? पैसा जिसकी वजह से मेरा बाहर जाता हो। अब चाहे मैं वो कोई एसेट्स खरीदूं, चाहे मैं किसी सर्विस के बदले किसी को हम पेमेंट करें, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिप्लेशन होता है ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू भी हर साल घटती रहती है कि नहीं। जैसे हमारी उम्र हर साल घट रही है, या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है इसका मतलब मुझको उसको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी तो एक खर्चा है। आज नहीं तो कल देना है ही, तो एक मेरी एक खर्चा हो जाएगा।
इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये सब के सब क्या एक्सपेंडिचर कॉस्ट होता है जो इंकर्ड किया जाता है किस पे, या तो हम लोग कोई एसेट्स परचेस करते हैं, अक्वायर करते हैं, और सर्विसेज, या तो हम लोग एसेट्स परचेस करेंगे या तो सर्विस परचेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, या तो हम इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो मतलब मेरा पैसा इन सबों से क्या होता है बाहर जाता है, या तो मेरे एसेट्स की वैल्यू में कमी आए, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो। बच्चों एसेट्स की वैल्यू कम हो तब भी हम उसको खर्चा कहते हैं, याद रखिएगा। एसेट्स की वैल्यू भी अगर कम होती है तो मेरा नुकसान है, और नुकसान खर्चा एक ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, हम इसको बाद में बताएंगे। तो बस इतना समझिए कि एसेट्स जो मेरी कम हो रही है ये भी मेरा एक्सपेंडिचर है, और मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है ये भी मेरा एक्सपेंडिचर ही है। सर एग्जांपल दीजिए तब हम समझेंगे। मैंने कहा चलो बच्चे बहुत प्यारे हैं। हाँ सर, जैसे सैलरी पेड किया, अब बताओ सैलरीज हम लोग पेड करते हैं ये भी खर्चा है। उसी तरीके से हम लोग रेंट पेड करें, हम लोग परचेज ऑफ मशीनरी करते हैं तब भी खर्चा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी तब भी खर्चा है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, या हम लोग फर्नीचर परचेज करें, परचेज करें, ठीक है ना। इट्स एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं जो हम लोग पैसा जिसकी वजह से मेरा बाहर जाता है। तो जैसे बच्चों एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल समझिए, एक फोटो के थ्रू हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पेमेंट कब करते हैं, या तो एक्सपेंसेस पे करते हैं, या तो हम लोग कोई एसेट जब परचेज करते हैं तब करते हैं। एसेट जब हम लोग परचेज करते हैं तब करते हैं। तो ये दोनों के दोनों ही खर्चे ही कहलाते हैं, वो चाहे एक्सपेंसेस हो वो चाहे एसेट्स हो, ठीक है ना। दोनों पे मेरा पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए मेरा ये नुकसान है, मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। बच्चों अभी मैं इसकी कैटेगराइज करूंगा एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं क्या बताऊँ, दिल कर रहा है कि तुम लोग को घोल के पिला दूँ। हाँ सर पिला दीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नालायक, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। सर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैंने कहा चलो यानी वो कितने तरीके के होते हैं एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा बच्चों ये तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह सर, तब तो बाएं हाथ का खेल है तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा पढ़ने का दिल ना करे तो जाओ ठेला चलाओ, उसी लायक हो तुम। हाँ सर सही में, हाँ नालायक। सर कल से हम ठेला ले करके आपकी बातों पे अमल करना शुरू कर देंगे, सोचना भी मत। सॉरी सर सॉरी। चलो एक्सपेंडिचर आइए देखते हैं बच्चों। एक्सपेंडिचर के दो बच्चे हैं। सर बच्चे भी होते हैं एक्सपेंडिचर के? हाँ तुम्हारे भी होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी हम लोग शादी ही नहीं करेंगे। नालायक, शादी करने के चक्कर में भी पड़ गए। सॉरी सर, मैं तो बस देख रहा था तुम लोग का जहन कहाँ जा रहा है। सर हमारा जहन वहीं जाएगा, पढ़ते लिखते हैं नहीं, क्या करेंगे। तो बच्चों एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। एक वो खर्चे जिसको करने के बाद अगर हम चाहें तो उसको बेच दें, बेचने का मतलब अगर हम बेच देंगे कुछ ना कुछ मुझको रिसीव हो जाएगा। और एक वो खर्चा होता है कि हम पेमेंट अगर कर दिए तो भैया कोई सवाल ही नहीं है कि हम उसको बेच पाएँ, जो सेलेबल ना हो। यानी हम लोग जब एक्सपेंडिचर करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं मशीन खरीदता हूँ तो मशीन मैंने खरीदा, उसको मैंने यूज़ किया, फिर मैं कुछ बेच दूंगा तो मैं उसको मैंने कहा सेलेबल में आ गया। मैंने मजदूर को मजदूरी दी, तो मजदूरी दे दी, तो अब क्या मैं मजदूर को मजदूरी देने के बाद उसको बेच दूंगा क्या? पॉसिबिलिटी है नहीं है, वो नॉन सेलेबल है। तो खर्चे हम लोग करते हैं बच्चा, एक वो होता है जिसको हम सेल कर सकते हैं और एक वो होता है जिसको हम सेल नहीं कर सकते। अच्छा सर, और कुछ बताइए, मज़ा आ गया? हाँ बहुत मज़ा आने वाला है इसमें तुमको। अच्छा सर, तो ये बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये तुमको लंबे समय तक बेनिफिट देगा। अच्छा ये बात है। हाँ, अब मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, प्लान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो ये तुमको कब तक देगा? लंबे समय तक जो है बेनिफिट देगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हारी बीवी, तुमने एक बार शादी कर ली तो उससे लंबे समय तक तुम क्या करोगे? बेनिफिट लोगे। यानी तुम्हारा कपड़ा धुलेगी, तुम्हारा पैर दबाएगी, है नहीं, तुम्हारे बच्चों को देख रेख करेगी। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वो बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये सेलेबल होता है। अच्छा सर और कुछ बताइए, ये कहाँ पर जाता है बच्चों? ये एसेट साइड में जाता है। ओह सर, ये एसेट साइड क्या होता है? याद करो मेरा पहला लेक्चर। एसेट्स कहते किसको हैं? जो किसका होता है? दो लोगों का होता है, इंटरनल लायबिलिटी वालों का और एक्सटर्नल लायबिलिटी वालों का। पहला लेक्चर याद करो नालायक, पहले लेक्चर से पूरा कंटिन्यू पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। बीच में से अगर आओगे तो कहोगे हम कहाँ पे आ गए, कहाँ आ गए हम। हाँ सर चलिए, तो एसेट साइड में हम लोग किसकी बात करेंगे? या तो फिक्स्ड एसेट्स,
हम बात करते हैं, ये भी सेलेबल होता है। या तो इन्वेस्टमेंट, मैंने दूसरे कंपनी में कुछ पैसा लगाया, तो जब चाहेंगे पैसा लगाया तो उसके बदले मुझको सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ मिलेगा, उसी सर्टिफिकेट को हम बेच सकते हैं, वो क्या होता है, सेलेबल होता है। बच्चों इस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे सर अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट, हाँ जैसे कैपिटल रिसिप्ट बच्चों कभी कभी होता है, उसी तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, ये भी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग, मतलब ये भी कभी कभी होगा। क्या होगा, कभी कभी, कभी कभी ये होता है। यानी मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, प्लांट खरीदूंगा, मशीन खरीदूंगा, हमेशा थोड़ी ना खरीदूंगा, है कि नहीं, कभी कभी खरीदूंगा। तो इसको मैंने क्या कहा बच्चों, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट दे, जिसको बेचने पे मुझको कुछ पैसे मिल जाएं, ठीक है ना, वो हम क्या कहते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये भी खर्च होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर बात तो समझ में आ रही है आपकी, हाँ वेरी गुड, अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ सर हम लोग बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही अच्छे हैं, लेकिन क्या करें मम्मी पापा मानते ही नहीं हैं। मैं मानता हूँ, हाँ सर आप बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। बेनिफिट ओनली इन द करंट ईयर, करंट ईयर यानी ये वो खर्चे, एक ऐसा खर्चा जिसको हम नॉन सेलेबल, जो नॉन सेलेबल होता है तो हम ऐसी जगह खर्चा करते हैं जो मुझको करंट ईयर बेनिफिट दे, और एक ऐसा होता है जो मुझको बेनिफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब क्या है सर, बच्चा मतलब इसका ये है कि खर्चा कर देंगे हम, उसको बेच तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ वो हमको लंबे समय तक बेनिफिट देगा। है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, अभी तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। इसको हम लोग बच्चा कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, और ये होता है बच्चों डिफर्ड, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हमको। मैंने कहा चलो बच्चों पहले बता देते हैं कहाँ जाता है। तो ये जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हैं सर ये क्या होता है, नालायक पहले लेक्चर मेरा देखा था, मैंने बताया था उसमें सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, यानी लेफ्ट साइड लिखते हैं, सारे इनकम को क्रेडिट में लिखते हैं। तो वो खर्चा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरफ जाता है, डेबिट में जाता है। मैंने ये बात बताई थी आपको, सिंपल में। अभी हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़े, लेकिन स्टार्टिंग मैंने एग्जांपल देकर के सब समझा दिया है। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, हमको याद आ गया, वेरी गुड। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है बच्चों, इसको तो मैंने क्या कहा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा। कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। अच्छा एग्जांपल एक दे दीजिए सर, तब हमको समझ में आए। तो मैंने कहा चलो एग्जांपल, अरे मांगा भी तो क्या मांगा, एग्जांपल मांगा, यार मांगा होता, जो कि मैं देता ही नहीं। तो रेंट हुआ, सैलरी हुई, है कि नहीं। अच्छा उसके बाद वेजेस हुआ, ये वो खर्चे होते हैं बच्चों, जो खर्चे होते हैं जो हम डाल देंगे। वेजेस नहीं, वेजेस तो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, छोड़ो, हम इसको लिखेंगे तुम कंफ्यूज जाओगे। रेंट हुआ, सैलरी हुआ, ये भी खर्चा ही है नो डाउट। अच्छा रेंट, सैलरी हुआ या कमीशन हुआ, ये सब के सब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके आएंगे। अच्छा सर ये किस नेचर के होते हैं, ये भी बता दीजिए बच्चों। ये है रिकरिंग नेचर का, रिकरिंग नेचर मतलब ये वो खर्चा है जो बार बार होगा, बिना इसके बिजनेस चल ही नहीं सकता, डेली बेसिस पे इस खर्चे को करना ही है। हाँ सर बात तो समझ में आ गई आपकी, वेरी गुड। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, नॉन सेलेबल में पहला कहा, ये मुझको करंट ईयर बेनिफिट देगा, जिस साल हम लोग करेंगे उसी साल मुझको बेनिफिट देगा, यानी लंबे समय तक मुझको बेनिफिट देने वाला नहीं है, जब करेंगे तभी मुझको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाता है। रेंट हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, ये सब रिकरिंग नेचर का है जो बार बार हो। उसी तरीके से बात आई, जो अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट दे लेकिन नॉन सेलेबल हो, सर इसके अंदर दोनों अदाएं हैं बच्चों। अगर ये लड़की है तो ये लड़का है, और ये है कॉमन जेंडर। क्या है कॉमन जेंडर, ना इधर का ना उधर का, ये गधा, इसके अंदर दोनों अदाएं हैं। पहली अदा इसकी क्या है, ये नॉन सेलेबल है, और दूसरी अदा क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है। तो इसलिए मैंने कहा बच्चा तुम्हारा नाम रख देंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है सर तो ये दो जगह जाएगा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ इसके पांव दोनों तरफ रहेंगे क्योंकि ये आधा लड़का है और आधा लड़की है। अच्छा सर समझ में आ गया। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा ये तो बता दीजिए। मैंने कहा बच्चों ये दोनों जगह जाएगा। कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी, और ये बैलेंस शीट में एसेट्स में भी जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था बैलेंस शीट के एसेट्स में आता था, तो ये एसेट्स में भी आएगा, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा। ठीक है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी आएगा। सर आपका मतलब हमको नहीं समझ में आया बच्चों। जैसे होता क्या है कि हमने कैटरीना कैफ को
किसको, मैंने किसको बुलाया, ये लो बिजनेस है, बिजनेस ने किसको बुलाया, कैट को, कहा कैट जी आइए डांस करिए, आई डांस करके चली गई, इसने कहा 10 लाख रुपए मैं दूंगा, इसने 10 लाख रुपए दिया। तो एक बात बताइए, खर्चा तो हो गया बिजनेस का। अब क्या वो उस एडवर्टीजमेंट को, मैंने एग्जांपल पिछली बार दिया था, याद करिए, मैंने पीछे पढ़ा रहा था, मैं बताया था, ठीक है, मेरा कौन सा साबुन था, चमको, कपड़ा फट जाए पर दाग ना जाए, वहाँ 1 करोड़ था, यहाँ 10 लाख है, ठीक है ना। मैंने 10 लाख रुपए दिया, मुझको आने वाले 10 साल तक मुझको उससे क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो बताइए आने वाले कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा, सर आने वाले 10 सालों तक बेनिफिट मिलेगा। क्या मैं उस एडवर्टीजमेंट को बेच सकता था, सर नहीं बेच सकता था। तो आप बताइए बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे, उसको किस कैटेगरी में लाएं, सर उसको नॉन सेलेबल में लेकर के आइए। सर लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता, मैंने कहा मैंने लिख तो दिया है, तो उसको मैंने क्या कहा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों। और इसीलिए हम 10 लाख को इकट्ठा नहीं, हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, उसको 10 साल में अलग अलग, यानी 1-1 लाख रुपए हर साल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक साल में यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, 1 लाख यहाँ पर लिख दिया, और बैलेंस शीट के एसेट्स में पहले साल 10 लाख यहाँ पर दिखाई दिया होगा, लेकिन जो ही 1 साल खत्म हुआ 1 लाख यहाँ से माइनस होकर के 9 लाख चला गया। इसी तरीके से अगले साल फिर 1 लाख यहाँ से माइनस होगा, यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखाएगा, फिर यहाँ पर 8 लाख हो जाएगा, फिर अगले साल 1 लाख लिखाएगा, फिर यहाँ पर 7 लाख हो जाएगा, फिर 1 लाख यहाँ पर लिखाएगा अगले साल, फिर यहाँ पर 7 लाख 6 लाख हो जाएगा। मीन्स 1-1 लाख यहाँ घटता जाएगा और यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हर साल जो है डेबिट होता जाएगा। क्लियर, हाँ सर बात तो समझ में आ गई। तो बच्चों एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, एडवर्टीजमेंट, ह्यूज एडवर्टीजमेंट, जो बड़ा पैसा जहां लगता है। ये किस नेचर का होता है बच्चों, ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर का। किस नेचर का होता है ये, नॉन रिकरिंग नेचर का, क्योंकि बार बार तो होता नहीं, बार बार मैं कैटरीना को थोड़ी ना बुलाऊंगा, है कि नहीं, इतना पैसा थोड़ी ना बड़ा है। ये किस नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ में आ गई। आपने लेकिन फिल्म नहीं बनाया, तो अगर चाहें तो हम लोग चलिए एक फिल्म बना लेते हैं, ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छी तरीके से हो जाए, है कि नहीं। तो बच्चों हम लोग कहाँ पर थे, सर आप थे बताने वाले एग्जाम्पल। तो आइए हम तीनों एग्जाम्पल देखते हैं, तीनों का, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें किसकी, सर आप सबसे पहले बात करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्योंकि वो सबसे पहले आया था और ये नॉन सेलेबल था। मैंने कहा चलो बच्चे जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ सर एकदम सही कहा आपने। तो बच्चों तो अब देखिए, जैसे ये बिजनेस कोई कार परचेज कर रही है, क्या परचेज कर रही है, कार परचेज कर रही है। अच्छा, तो जो कार परचेज करेगी बिजनेस यूज के लिए, तो बताइए फिक्स एसेट्स है कि नहीं, हाँ सर ये फिक्स एसेट्स है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि ये मुझको लंबे समय तक बेनिफिट देगा, और साथ साथ में अगर मैं इसको चाहूँ कुछ दिन बाद बेचना तो बेच दूंगा, तो मुझको कुछ पैसा यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा हाँ सर बात तो समझ में आ रही है आपकी। इस तरीके से मैंने मशीन परचेस किया, मैंने कोई मशीन परचेस किया, ये लो मशीन, बिजनेस ने कोई मशीन परचेस किया, इस तरीके बिजनेस ने कोई फर्नीचर परचेस किया। तो बच्चों ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब फिक्स एसेट्स हैं, और इन सबों पे जो हम लोग पैसा जो खर्च करते हैं वो कौन से नेचर का होता है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, जो हमको कब तक देगा, लंबे समय तक बेनिफिट देगा। बच्चों याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सर वो क्या क्या चीज़ होती है इंक्लूड, कहा गया क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी अगर मुझको कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दे दे, क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जितने भी मटेरियल लगते हैं वो सब के सब बिल्डिंग में ही ऐड होंगे। जैसे छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सब हमको दे दिया, तो अब मैं इसको छड़, बालू, गिट्टी, सीमेंट में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, और जो उसका खर्चा उस पर हुआ बनाने का खर्चा सबको इकट्ठा जोड़ करके मैं बिल्डिंग कहूंगा, सबको जोड़ करके इकट्ठा क्या कहूंगा, बिल्डिंग कहूंगा। तो कहा गया क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। और सर बताइए, मैंने भी बता दिया क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे बिल्डिंग बन रही है कि नहीं। अच्छा सर और क्या होता है, अच्छा मान लीजिए हम लोग जब एसेट्स परचेज करते हैं तो हमको उस फिक्स एसेट्स परचेज करते वक्त कुछ सर्विस रिक्वायर्ड होता है, तो उस पर किए गए खर्चे को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये गाड़ी परचेज की, तो इसके ऊपर जो मैंने सर्विस लिया, सर्विस के ऊपर जो मैंने खर्चा किया वो भी इसमें ऐड होगा, यानी गाड़ी के खर्चे में वो भी ऐड होगा। अच्छा उसी तरीके से मान लीजिए मैं कोई टाइटल खरीद रहा हूँ, टाइटल मतलब कोई नाम खरीद रहा हूँ, ये लीजिए ये है अंबानी का मशीन, अंबानी, मुकेश अंबानी की मशीन है, ठीक है ना। तो मैं इसका जो है इसका मालिकाना हक मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, इस पूरा इस कंपनी को ही खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका टाइटल मैं जब लूँगा तब भी जो मैं पैसा दूंगा वो भी कौन सा नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों हम लोग जब तक हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने ब्रोकर का, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया, इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाया और ब्रोकर को मैंने क्या दिया, उस पर ब्रोकरेज दिया, तो ये भी खर्चा क्या होगा उसमें ऐड होगा। जैसे मैंने कोई भी लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ भी मैंने खरीदी, ये सब कुछ भी जो चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने, इनमें से कुछ भी खरीदा, और ब्रोकर होते हैं ना जो दलाल होते हैं वो बीच में ब्रोकरेज लेते हैं, तो ब्रोकरेज का पैसा भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जब तक हम उस एसेट्स को परचेज करते हैं, एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जितने भी खर्चे उससे होते हैं, उससे रिलेटेड उस वक्त जब हम परचेज करते हैं, तो सबके सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक लाइन की बात।
यानी जब कोई एसेट्स परचेस करते हैं, ब्रोकरेज का खर्चा, इरेक्शन का चार्ज, आने जाने का खर्चा, जितने भी खर्चे होते हैं बच्चों, जितने भी खर्चे सब जोड़ करके हम लोग कहेंगे भैया ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो चाहे गाड़ी तुम खरीद रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, वहां तक जितने भी खर्चे होंगे रेडी टू यूज जब तक ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। अच्छा सर ये बात है, बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन आप कुछ और बताइए ताकि हमारा दिल जो है एकदम भर जाए आपसे। हैं सर भर जाएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? चलो ठीक है, मतलब ये सब मुझको कब देगा, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या देने वाला है, ये बेनिफिट देने वाला है। तो जब तक मैंने बताया बच्चों, जब तक रेडी टू यूज ना हो जाए, वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, तब तक के सारे खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। एक बात और बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर की जो रैम होता है ना, रैम 3 GB प्रोसेसर है, 2 GB प्रोसेसर मैंने 4 GB 8 GB 12 GB कर लिया, तो इससे अब उसकी क्वालिटी में इंप्रूव हुआ, तो ये भी कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बच्चों, ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे उसको भी हम लोग किस नाम से याद रखेंगे, वो भी कहेंगे वो एक्सपेंडिचर कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरे पास एक हॉल है, सिनेमा हॉल है, उसमें 10 चेयर लगे हुए हैं, मैंने 2 चेयर और लगा दिए, तो 2 चेयर का जो खर्चा होगा बच्चों वो कौन सा नेचर का होगा, वो भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना। अच्छा जैसे मैंने पेट्रोल है, पेट्रोल वाला CNG मेरे पास जो है वो इंजन है, और मैंने उस पेट्रोल वाले इंजन को मैंने किस में कन्वर्ट करवा दिया, मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया CNG वाले इंजन में, तो ये भी एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, ये भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर जो मैंने भी बताया, मैंने कंप्यूटर में 4 GB प्रोसेसर, 3 GB, तो इस तरह हम जब उसको इंक्रीज करेंगे तो भी मेरा काम ज़्यादा देगा, ज़्यादा एफिशिएंसी मुझको देगी, तो भी मेरा कौन सा होगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। बच्चों में बहुत डीपली नॉलेज दे रहा हूँ, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी हर एक बात को। हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मैं बता ही चुका हूँ बच्चों, बिजनेस जब किसी अपने एम्प्लॉय को कोई खर्चा करता है, रेंट देता है, सैलरी देता है, कमीशन देता है, ये सब चीज़ें, इंश्योरेंस पेड करता है, प्रीमियम का पैसा देता है, ठीक है ना। उसी तरीके से कुछ भी ऐसे खर्चे जो मेंटेन रखता है, यानी मेंटेनेंस का भी खर्चा, यानी मान लीजिए मैंने मशीन परचेस कर ली, हर साल उसका मेंटेनेंस का खर्चा लगता है, तो वो भी आपका मैंने मेंटेनेंस का खर्चा दिया। बात समझिए मेरी, तो मैंने मशीन परचेस की तो मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा भी क्या होता है, ये भी रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। इंश्योरेंस का खर्चा रिवेन्यू नेचर का, क्योंकि हर साल हमको देना पड़ता है। ठीक है ना। तो कहा गया कि बच्चों ये हमारा जो प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन उसको मेंटेन रखता है। अगर मेरे एसेट्स है, मेरे एसेट्स की वर्किंग कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए जो भी खर्चे होते हैं सब के सब कौन होते हैं, रिवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है ना। हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सारे खर्चे जो हमारी उसको नहीं बढ़ाते हैं, कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना, मेंटेन रखते हैं, ये वो खर्चे होते हैं। और डिफरेंट एक्सपेंडिचर तो मैंने बता ही दिया बच्चों, मैंने कैटरीना का आपको पीछे एग्जांपल दे ही दिया, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ गई। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों हमने सोचा था कि आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन काफी लंबा मॉड्यूल था। ठीक है, अभी हो सकता है 1 आध 2 लेक्चर और जाए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करने के लिए। ठीक है ना। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा बढ़ने लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना।